नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास थी उसमें हमने संसारण पढ़ा था, लास्ट टॉपिक। और आज की जो क्लास है इस क्लास में हम कुछ सेल पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो आपको पीछे टॉपिक बताए हुए हैं उन टॉपिकों में विशेष तौर से आपको कोल्ड-राउस नियम के बारे में ध्यान देना है। नैनसेट समीकरण के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए उनको भी विशेष तौर से पढ़ना है। आज हम सेलों की बात करेंगे और सेलों में जो फर्स्ट सेल है वह लेंगे बेकान सेल। कौन सा सेल लेंगे? बेकान सेल। तो देखो, या इसकी हम अलग से संज्ञा दें तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ईंधन सेल। कौन सा सेल? ईंधन सेल। अब देखो, ईंधन सेल बोले चाहे इसका दूसरा नाम है वह बेकान सेल, या इसको हम बोल सकते हैं प्रदूषण मुक्त सेल। प्रदूषण मुक्त सेल। अब ये इसके नाम है ईंधन सेल के। तो सामान्यतः हम ये कहते हैं कि यह एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है। जब गैल्वेनी सेल में आपके पास में एक H2 भरा है, एक CH4 भरा है, एक CH3OH भरा है, इस प्रकार के ईंधन भरे हुए हैं और इन ईंधनों, जैसे ये ईंधन भर दिए, जब इन ईंधनों का हम दहन करवाते हैं तो दहन करवाने के कारण जो इसमें दहन ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सीधी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होने के कारण ही इसको ईंधन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन सेल। अब यहाँ पे आपके पास में एक नाम है प्रदूषण मुक्त सेल। प्रदूषण मुक्त का मतलब है कि ये सेल प्रदूषण नहीं करता है। अर्थात हम ये कहते हैं कि यदि हम ईंधन सेल को जलाते हैं तो इससे किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है, केवल और केवल इससे क्या बनता है? जल बनता है। जल बनने के कारण इस सेल को हम कौन सा सेल कहते हैं? प्रदूषण मुक्त सेल कहते हैं, क्योंकि इस सेल का दहन करने के कारण इससे किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ नहीं त्यागा जाता है, वातावरण को किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं किया जाता है। इस कारण इसको हम प्रदूषण मुक्त सेल की संज्ञा देते हैं। अब देखो, इस सेल में क्या होता है कि आपको ऐसा भी पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा सेल है जो उत्पाद में जल का निर्माण करता है, तो वह ईंधन सेल बोलो, चाहे बेकान सेल बोलो, चाहे प्रदूषण मुक्त सेल बोलो, इनकी संख्या हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ईंधन सेल, बेकान सेल या प्रदूषण मुक्त सेल है, इसके बारे में ऐसा लिखना है कि ऐसा गैल्वेनी सेल, ऐसा गैल्वेनी सेल जिसमें H2 CH4 तथा ऐसा गैल्वेनी सेल जिसमें H2 CH4 तथा CH3OH जैसे ईंधनों का दहन। कि आपके पास में H2 है, मेथेन है, मेथेनॉल है, जो इस प्रकार के आपके पास में यौगिक ईंधनों का दहन, ईंधनों की दहन का नहीं, की दहन ऊर्जा का रूपांतरण सीधा, कि ईंधनों की दहन ऊर्जा का रूपांतरण सीधा विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये आपके पास में यौगिक थे, यदि इनका आपने दहन किया, दहन करने के कारण कौन सी ऊर्जा प्राप्त हुई? दहन ऊर्जा। और दहन ऊर्जा सीधी रूपांतरित किसमें हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल की संज्ञा देते हैं। अब इसमें आपको नोट डाल के लिखना है। यहां पे नोट में ये लिखना है, इस सेल से उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होता है। यदि इस सेल का हम दहन करते हैं तो दहन में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है। अर्थात
कोई हानिकारक उत्पाद, अर्थात कोई हानिकारक उत्पाद नहीं बनता है। जल हानिकारक उत्पाद के रूप में नहीं माना गया, इसके लिए लिख सकते हैं इसमें हानिकारक उत्पाद नहीं बनता है, इसलिए इसे प्रदूषण मुक्त सेल भी कहते हैं। यानी कोई किसी प्रकार कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको कौन सा सेल कहते हैं? प्रदूषण मुक्त सेल की संज्ञा भी हमें देते हैं। तो ये होता है आपके पास में ईंधन सेल की परिभाषा। अब यदि इसकी हम बात करें बनावट व क्रियाविधि की, कि इसकी बनावट कैसी है और इसकी क्रियाविधि क्या है, यदि इसकी हम बात करें भाई बनावट किस प्रकार से, क्रिया किस प्रकार से, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी बनावट की बात करनी है कि यहाँ पे हम दो ले लेते हैं सैरंध्र। इस प्रकार से आपको दो सैरंध्र लेना है। अब सैरंध्र हैं, उन सैरंध्रों को हमें जोड़ देना है। इस प्रकार से अब ये सैरंध्र, इस सैरंध्रों में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब इलेक्ट्रॉन दर्शाने के बाद में इन दोनों सैरंध्रों को परस्पर, ये दोनों सैरंध्र हैं, इन दोनों सैरंध्रों को आपको जोड़ना है किसी चालक तार की सहायता से। ये चालक तार की सहायता से जोड़ देना है, और चालक तार की सहायता से जोड़ने के बाद में ये दोनों सतह है ना, सेम ही, ये ध्यान रखना, यहां पे एक ही सतह है ना। अब इसके अंदर दोनों पात्रों में आपको भरना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के रूप में जो भरना है, जैसे आप दोनों के रूप में यहां पे जो मध्य वाला खाली स्थान है, इस खाली स्थान में क्या भर देना? KOH। इसमें KOH भर दिया। अब KOH भरने के बाद में यहां पे H2 गैस अंदर की तरफ जाएगी, और यहां से बाहर के रूप में जो आएगा वह आएगा H2O, जल। इसको हम बोलेंगे एनोड, और उधर वाला क्या होगा? कैथोड। तो यहां से H2 जाएगी, तो यहां से कौन सी गैस अंदर की तरफ जाएगी? O2 गैस, और इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी बनावट होती है। सबसे पहले तो आपको ये बनावट ध्यान रखनी है। इसके बाद में आप ये कह सकते हो कि ये सैरंध्र इलेक्ट्रोड है, यहां पे लिख देना चाहिए सैरंध्र इलेक्ट्रोड, और इधर क्या होगी? इसमें प्रवाहित धारा। ये प्रवाहित धारा इस प्रकार से होगी, किसे? एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित धारा होगी, इसमें एनोड से कैथोड की ओर। तो इसमें धारा का सिस्टम जो आपने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था, सेम उसी तरह, विद्युत अपघटनी सेल की तरह नहीं है, विद्युत रासायनिक सेल की तरह है। विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसमें जो धारा होगी वह एनोड से किस तरफ जाएगी? कैथोड की तरफ। अन्यथा क्या होती है? कैथोड से एनोड की तरफ। तब इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसका क्या होता है? अपचयन। जब इसमें क्या होगा? इसका विपरीत होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बनावट बनाओ देखें इसकी। अब बनावट बनाने के बाद में यदि हम इसकी क्रियाविधि लिखना चाहें तो क्रियाविधि किस प्रकार से लिखेंगे उसको देखना। देखो, इस सेल में विशेष तौर से आपको एक सेल का संरचना चित्र पूछा जा सकता है, और उस सेल की जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो यदि आपको सेल की बनावट और इसकी क्रियाविधि पता है तो आप आसानी से उसकी रासायनिक समीकरण लिख सकते हो, किसी प्रकार का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप सबसे पहले इसमें ऐसा लिखना, क्रियाविधि में एक पात्र, ये आपने कंप्लीट क्या ले लिया? एक पात्र ले लिया। तो एक पात्र में रंध्रित
कार्बन, यह सरंध्रित कार्बन है। इस सरंध्रित कार्बन की जो सतह होगी उसमें लगे सरंध्रित कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। सरंध्रित कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो ये सरंध्रित कार्बन के क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं। इसके बाद में लिखना है जिनके मध्य वैद्युत अपघट्य, क्या भरा आपने, NaOH KOH भर दिया। आप यहां पर और क्या ले सकते हो कि NaOH भी, तो विद्युत अपघट्य KOH या NaOH, जिनके मध्य विद्युत अपघट्य KOH या NaOH भरा होता है। तो आपने क्या भरा था यहाँ पे, KOH। तो इन दोनों के मध्य आपने यहाँ पे KOH भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ है, तो विद्युत अपघट्य KOH भरा हुआ होता है। अब इसके बाद में लिखते हैं जब पात्र में, नई लाइन से लिखना, जब पात्र में, ये पात्र है, इस पात्र में, जब पात्र में यहां से कौन सा जा रहा है, H2 गैस, और वहां से कौन सी जा रही है, O2 गैस। जब पात्र में H2 और O2 गैस के बुलबुले सरंध्रों की ओर प्रवाहित होते हैं, तो इसमें लिखना है जब पात्र में H2 व O2 गैस, H2 व O2 गैस के बुलबुलों को, बुलबुलों को सरंध्रों, बुलबुलों को सरंध्रों लिख लो, या इसको लिख लो सरंध्रित लिख लो, सरंध्रित इलेक्ट्रोड ऐसे लिखना है, सरंध्रित इलेक्ट्रोडों, बुलबुलों को सरंध्रित इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, इलेक्ट्रोडों के माध्यम से KOH विलयन में प्रवाहित किया जाता है। अब आपके पास में यहाँ पे H2 गैस है, यहाँ पे कौन सी गैस थी, O2 गैस। अब H2 और O2 गैस को जो सरंध्रित इलेक्ट्रोड है, इनके माध्यम से, माध्यम का मतलब बीच में आ गया, तो इनसे आप किस में प्रवाहित कर रहे हो, KOH के विलयन में प्रवाहित कर रहे हो। तो प्रवाहित किया जाता है तो H2 का, अब यहाँ पे H2 है, H2 का ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, ये किस पे है, एनोड पे है, एनोड पे तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो H2 का ऑक्सीकरण व O2 का अपचयन होता है। तो H2 का ऑक्सीकरण व O2 का अपचयन होता है और जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो ये था इसकी क्रियाविधि। एक बार पुनः देख लो कि आपके पास में ये एक पात्र है, कैसा पात्र है, सरंध्रित कार्बन के, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन सरंध्रित कार्बन के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो भाग है, इस भाग में आपने विद्युत अपघट्य, चाहे KOH लो चाहे NaOH का विद्युत अपघट्य भरना है। अब विद्युत अपघट्य भरने के बाद में हम कहते हैं कि इस पात्र में एक तो H2 गैस और एक O2 गैस, दोनों गैस अंदर की तरफ तीर के निशान है, तो बाहर से इसमें अंदर की तरफ क्या की जा रही है, प्रवाहित की जा रही है। अब प्रवाहित किससे हो रही है, जो सरंध्रित इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों से होते हुए किस में जा रही है, ये
KOH के सॉल्यूशन में जा रही है। अब KOH के सॉल्यूशन में जाने के बाद में क्या होता है कि जो यहाँ से H2 गैस और O2 गैस जब इलेक्ट्रोड से होते हुए KOH के सॉल्यूशन में जाएगी, सॉल्यूशन में जाने के कारण जो H2 गैस होगी उसका एनोड पंख को पार करने के कारण क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण, और O2 गैस को कैथोड पंख के कारण करना क्या होगा, अपचयन। अब ये ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ, अपचयन होने के कारण यहाँ पे देखो इस तरफ तीर का निशान है, तो यहाँ से कौन क्या बन रहा है, जल बाहर निकल रहा है, अर्थात इनसे किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अब देखो इसकी रिएक्शन की बात करते हैं हम, तो ध्यान देना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एनोड का ऑक्सीकरण, एनोड का ऑक्सीकरण। अब एनोड के ऑक्सीकरण में क्या लेते हैं, सबसे पहले आपने कौन सी गैस ली थी भाई, H2, तो 2H2 इसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो 2H2 का ऑक्सीकरण क्या होगा, 4H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, एक के लिए एक, 4 के लिए कितना हो जाएंगे, 4। अब ये चीज लिखने के बाद में आप यहां पे लिखना 4H प्लस। अब यहां पे आपके पास में 4H प्लस है, H2 गैस को आपने शुरू में लिया। अब इसके अब कितने यौगिक लेते हैं हम, 4OH माइनस के यौगिक लेते हैं, ये हाइड्रोजन के, ये OH का N के, तो इससे क्या बन जाएगा, आपने कहा जल बनेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा 4H2, क्या यही बनेगा, देखो देखें 8 4 4 8, यहां पे 4, तो यहां पे क्या बन गया, जल बन गया। अब ये इसमें जल बनने की प्रकृति थी, तो जल बनने के बाद में यदि हम इसकी किसकी बात करते हैं, अपचयन की बात करते हैं। अब अपचयन किसका होगा, कैथोड का अपचयन होगा, तो यहां पे लिखो आप कैथोड का अपचयन। अब कैथोड के अपचयन में आपके पास में इधर कौन सी गैस थी, H2, उधर कौन सी है, O2, तो यहां पे क्या लिखना आप, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब एक के लिए कितने होंगे, 2, तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे, 4, तो इसको क्या लिख दोगे आप भाई, ऑक्सीजन के एक के बाद तुमको उसमें -2 होते हैं, तो यहां पे लिख देना O22 माइनस, अपचयन के रूप में ये लिखोगे। अब O22 माइनस लिखने के बाद में यदि आप इसकी जल के साथ में क्रिया करो तो क्या लिखोगे, अपचयन क्या लिखोगे, O22 माइनस तो है ये। अब O22 माइनस है, इसके यहाँ पे आप अणुओं की संख्या बढ़ा दो, तो यहाँ पे O22 यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे लगा देना प्लस 2H2O लिख देना। यदि इसके साथ में आप अभिक्रिया करते हो तो आपके पास में क्या हो जाता है, 4 और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 4, तो 4 4 दोनों है, तो इसको क्या लिख देना 4OH माइनस। भाई ये 2O हो गया, 2 जल के अणु ले लिए, अब यहाँ पे क्या हो गया 4OH माइनस। अब ये एक हो गया ऑक्सीकरण, एक हो गया अपचयन। अब इसकी जो लास्ट चीज लिखते हैं वे लिखते हैं पूर्ण सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल रिएक्शन। अब पूर्ण सेल रिएक्शन में क्या है, ध्यान देना यहाँ पे कि ये दोनों रिएक्शनों का हमें क्या करना है, यहाँ पे योग करना है। तो पूर्ण सेल रिएक्शन में आप लिखो ये और ये, इन दोनों का लास्ट वाले क्या करना है, योग करना है। यहाँ पे क्या लिखा है 4H प्लस प्लस 4OH माइनस प्लस 2O2 माइनस प्लस 2H2O, ये चीज लिखी हुई है। अब इनका आपको परस्पर योग करना है। अब परस्पर योग करोगे तो देखो यहाँ पे 4H है, यहाँ पे 4H, यहाँ पे ये चीज क्या बोल रही है भाई, 4OH क्या बोल रहा है, 4OH बोल रहा है कि 2H2O बोल रहा है ना, या यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो रही है, ज्यादा है 2। अब ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो आप यदि इसको पहले इस रूप में लिखे, पहले अपचयित वाला भाग लिख लो, बाकी उत्पाद वाला भाग, तो क्या है 4H2O है प्लस उधर क्या है 4OH माइनस है, हो गया। तो अब इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और यहाँ पे 4H2O है, अब 4H2O है, अब इस 4H2O से कोई भाग कैंसिल होता है, नहीं होता, नहीं होता तो इसको छोड़ो, हटाओ, समीकरण को पुनः लिख दो। भाई कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर देते, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं 8 है। अब इसकी सेल रिएक्शन क्या बजाएगी, 4H प्लस प्लस 2O2 माइनस प्लस 2H2O, अभिक्रिया करके
4H2, ये बची कि नहीं बची? अब ये बचती है तो इस सेल रिएक्शन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4H है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2H2O भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? 2H2O भी लिख सकते हैं और दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप अंतिम रूप में एक स्टेप बढ़ा कैसे लिख लेना भाई, एक बार तो आपने ऐसे लिख लिया, अब इस चीज़ को आपको ऐसे लिखना है कि 4H प्लस यहाँ पे 2O2 है, यहाँ पे भी क्या है 2O2, तो इसको क्या लिख देना 2O2 माइनस अभिक्रिया करके, अब यहाँ पे क्या 4H2 है तो 4H2 को आप ऐसे लिख सकते हो 4H2O, यहाँ से आपने एक भाग छोड़ा है, वे भाग क्या आपके पास में H2O माइनस हो जाएगा इससे 2H2, भाई इस भाग को इधर ले जाकर माइनस कर देना, तो यहाँ पे क्या बचा 4H प्लस 2O2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2H2O, यही बचेगा। देखो ये बचा कि नहीं बचा भाई, जल यही तो आया आपके पास में, अभिक्रिया संतुलित है ना, तो यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी क्या है 2, तो इस प्रकार से ये अंतिम रूप में क्या बनाती है? जल बनाती है। इसीलिए इस सेल को हम प्रदूषण मुक्त सेल, ईंधन सेल या बेकोन सेल की संज्ञा देते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ लोग ये हैं कि उनके दिक्कत आती है कि सर हम किसका अपचयन करें, किसका ऑक्सीकरण करें। एक बार आप इसको उतारो, फिर आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उसके तहत आप ये देख लेना कि इस ट्रिक से हमें किसका ऑक्सीकरण करना है, किसका अपचयन करना है। ये कंफ्यूज होता है जब सेल रिएक्शन की जाती है ना, उसमें कभी कभार ऑक्सीकरण अपचयन की समस्या होती है, उसको समाधान कर देते हैं। इसको आप साथ साथ नोट कर लेना। अब देखो हम जो कंफ्यूज वाला पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं, भाई इसका ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार से करते हैं। दोनों नाम याद रखना है आपको और कुछ नहीं करना है, उन दोनों नामों के अंदर ही उनका राज है। जैसे आपको एक नाम दे रखा है LOAN, ठीक है, और एक नाम आपको दे रखा है RRCP। इन दोनों से हमें क्लियर ये हो जाना चाहिए कि कौन से का ऑक्सीकरण करना है, कौन से का अपचयन करना है, और कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, कौन सा राइट होगा, कौन सा लेफ्ट होगा। ठीक है, हमेशा यदि हम सेल पढ़ते हैं तो आपने यही पढ़ा है कि बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग जहां पे है उसका आपने क्या किया? ऑक्सीकरण, और दायां भाग का क्या किया है? अपचयन। तो बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। तो यहां पे देखो ये लिखा है L लिखा है, और L का मतलब होता है लेफ्ट, LEFT। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, OXIDATICAN, ऑक्सीडेशन। ठीक है, A का मतलब होता है एनोड, ANODE, एनोड। ठीक है, यानी जो बायां भाग है उसका ऑक्सीकरण किसके रूप में होगा? एनोड के रूप में। तो हमेशा बायां जो लेफ्ट वाला भाग है उसका ऑक्सीडेशन एनोड के रूप में होगा। अब इधर वाला भाग क्या है? R का मतलब है राइट, RIGHT, राइट। ठीक है, उसके बाद में R है, R का मतलब होता है रिड्यूस, REDUZED, रेड्यूस्ड। अब रेड्यूस के रूप में यहां पे C है, C का मतलब है कैथोड, CATHODE, कैथोड। ठीक है, यानी राइट वाला भाग है उसका रेड्यूस किसके रूप में होगा? कैथोड के रूप में। अर्थात दाएं भाग का अपचयन कैथोड के रूप में होता है, बाएं भाग का ऑक्सीकरण किसके रूप में होता है? एनोड के रूप में। यदि ये चीज आपको याद है तो आपको कभी भी ऑक्सीकरण अपचयन में दाएं बाएं भाग में, एनोड कैथोड में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनोड अर्थात ऑक्सीकरण, कैथोड अर्थात अपचयन, लेफ्ट अर्थात ऑक्सीकरण, राइट अर्थात अपचयन। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके तहत आप किसी भी के माध्यम से लिख सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं बैटरियां या सेल के बारे में, और कि बैटरियां और सेल किस प्रकार से होती है। एक तो आप जो फिजिक्स में पढ़ते हो बैटरियां और सेल के प्रतिक्षण के बारे में, जैसे हम किसी भी परिपथ को जोड़ते इस प्रकार से यदि आपने लिखा है तो ये तो क्या आपका सेल, और यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया यानी अनेक प्रकार के सेल जोड़ दिए तो वे क्या बन जाती है? बैटरी। और ये क्या हो जाता है? एक है तो सेल, और जब अधिक सेल जुड़ जाता है तो वे क्या आपस में क्या बन जाती है? बैटरी। ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा।
ऐसा नहीं कि एक लिख कर वहाँ पे लिख दिया आपने बैटरी, वहाँ पे चिन्ह है, आपको एक से ज़्यादा लगा के फिर लिखना है बैटरी। और यदि एक है तो वे क्या है, सेल। कि बैटरियां और सेल क्या है, किस प्रकार से हैं। तो हेडिंग डालनी है आपको, बैटरियां या सेल, बैटरियां या सेल। अब देखो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम प्राथमिक बैटरियां। प्राथमिक बैटरियां, आप ये लिख लेना, छोटी सी आप लिखना चाहो कि बैटरियां या सेल ये है दो प्रकार के होते हैं। ये लाइन लिखना नहीं, ये है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक लाइन नोट कर लेना, ये दो प्रकार के। प्राथमिक बैटरियां, प्राथमिक बैटरियां क्या होती है, ऐसी बैटरियां जिन्हें एक बार प्रयोग में लेने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, अर्थात उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, पुनः चार्जिंग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की बैटरियों को हम कौन सी बैटरियां कहते हैं, प्राथमिक बैटरी कहते हैं। द्वितीयक बैटरियां कौन सी होती हैं, कि वह बैटरियां जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद में हम दूसरी बार भी उपयोग ले सकते हैं, अर्थात बार बार उपयोग ले सकते हैं, बार बार उनको आवेशित कर सकते हैं, तो उन्हें हम कौन सी बैटरियां कहते हैं, द्वितीयक बैटरियां कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्राथमिक बैटरियां। और प्राथमिक बैटरियों में मुख्य रूप से दो है, एक तो लेक्लांसी सेल है और एक आपके पास में मरकरी सेल है। प्राथमिक बैटरियों के दो पार्ट है, एक तो लेक्लांसी सेल है, एक मरकरी सेल है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्राथमिक बैटरियां। और प्राथमिक बैटरियों में लिखो आप है कि प्राथमिक बैटरियां क्या होती है, उसके बारे में लिखना है आपको। ऐसी बैटरियां जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में, ऐसी बैटरियां जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, अर्थात उन्हें वापस आवेशित या चार्जिंग नहीं किया जा सकता है। उन्हें प्राथमिक बैटरियां कहते हैं, उन्हें प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। जैसे जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखना आपको। एक होते हैं लेक्लांसी बैटरी, और नंबर 2 होती है, उसको बोलते हैं मरकरी बैटरी। मरकरी बैटरी, एक लेक्लांसी बैटरी है और दूसरी है मरकरी बैटरी। तो अब आप सबसे पहले इसमें हेडिंग डालोगे लेक्लांसी बैटरी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेक्लांसी बैटरी किस प्रकार से होती है। आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा रेडियो में, या रेडियो में आपने विशेष तौर से देखा, रेडियो के अंदर जो सेल आते हैं कि नहीं आते हैं, वे एक लेक्लांसी सेल होते हैं। यानी सेल होता है, उसका जो ऊपर का भाग होता है उस पर टोपी होती है पीतल की, नीचे जो सिल्वर टाइप का पदार्थ होता है वह कार्बन का पदार्थ होता है, उसमें कार्बन की रोड डाली जाती है, उसको अलग अलग थैलियों को उसके अंदर क्या भरा होता है, पेस्ट भरा होता है, जिसमें एमएनओ प्रकार का पेस्ट होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको 1 नंबर हेडिंग डालनी है लेक्लांसी बैटरी।
और लेक्लांसी बैटरी की सबसे पहले हेडिंग डालो बनावट या क्रियाविधि। तो सबसे पहले तो इसकी हम बनावट बनाते हैं भाई, कैसा होता है लेक्लांसी सेल। हेडिंग डालनी है लेक्लांसी सेल, फिर इसकी हेडिंग डालनी है बनावट या क्रियाविधि। बनावट या क्रियाविधि कि कैसा होता है लेक्लांसी सेल। कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक कार्बन की रोड लेनी है, ले ली। इस कार्बन की रोड को आप थोड़ा सा डार्क कर देना ऐसे। इस कार्बन की रोड के बाह्य भाग में यहाँ पे एक सतह है, यहाँ पे एक सतह है। इन सतहों के बाहर एक एक परत और पाई जाती है इस प्रकार से, और फिर ये ऐसे पाया जाता है ना। अब इसमें क्या कहते हैं हम कि सबसे पहले जो ये बीज के अंदर की जो छड़ है, ये छड़ होती है ग्रेफाइट की। किसकी छड़ होती है? ग्रेफाइट की। अब इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर जो ये ऊपर वाला भाग है, इसके ऊपर आप लगाते हैं टोपी। इस टोपी को लिख देना पीतल की टोपी, पीतल की टोपी। अब पीतल की टोपी के बाद में जो अब इसमें अलग अलग सतह हैं, जो ये नज़दीक वाली सतह है ना, ये वाले, इसके अंदर अलग पेस्ट होता है, इसके बाहर वाले भाग में अलग पेस्ट होता है। तो नज़दीक वाले में जो पेस्ट होता है वो होता है MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट, ठीक है। और जो बाहर वाली सतह होती है, इन बाहर वाली सतहों में आपके पास में जो पेस्ट होता है उसमें आप दो प्रकार के भाग ले सकते हो। जैसे आप इसमें एक तो जो सॉल्यूशन लेते हो वो लेते हो NH4Cl का, प्लस एक ले सकते हो ZnCl2 का भी पेस्ट ले सकते हो। ZnCl प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट। और जो सबसे बाह्य परतें होती हैं, बाह्य भित्ति होती है, ये कंप्लीट जो पात्र है वह किसका होता है? जिंक का पात्र होता है। कैसा पात्र होता है? जिंक का। तो ये होती है इसकी बनावट के जाता है कि यहाँ पे ये ग्रेफाइट की छड़ है, ये पीतल की टोपी है, इधर जेडन का पात्र है कंप्लीट, जो रोड है इसके पास में जो छड़ है, सतह है, उसमें तो क्या है? MnO2C है। उसके बाद में उसको थैली के चारों तरफ लपेट के उसके बाद में क्या होता है? NH4 या ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है, और बाहर इसके आवरण जेडन का लगा के फिर इसको कागज के अंदर देके जिस प्रकार का आप आकार में ढालना चाहते हो वैसा आकार दे सकते हो। अब इसकी हम क्रियाविधि की बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है। तो देखो, ये आप आरेख बनाना इसका। क्रियाविधि में ऐसा है, सबसे पहले ऐसा लिखना आपको क्रियाविधि में, लेक्लांसी सेल का पात्र Zn धातु का बना होता है। लेक्लांसी सेल है, इसका पात्र किसका बना होता है? जिंक धातु का बना होता है। अब ये जिंक धातु का बना है। आपने ये पढ़ा है कि जहां पे कोई धातु है और यदि वे एक सहायक पदार्थ के रूप में है तो वे किस पे होगी? एनोड के रूप में, और ये बाकी छड़ किसके रूप में होगी? इसमें कैथोड के रूप में। तो हम इसमें यही कहेंगे कि लेक्लांसी सेल का पात्र जिंक धातु का बना होता है जो एनोड बनाता है। क्या बनाता है? एनोड। इसमें ऐसे लिखना, जो एनोड बनाता है, ये एनोड बना रहा है। अब एनोड बनाने के बाद में इसकी क्या लगी है? कार्बन की छड़ लगी है। तो इसमें क्या लेंगे? जिसमें क्या लगी होती है? ये छड़ किसकी है? ग्रेफाइट की, जिसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी ग्रेफाइट की छड़ होती है, जिसमें ग्रेफाइट की छड़ होती है। अब ये ग्रेफाइट की छड़ है। अब पात्र जिंक का है जो एनोड बनाता है, और उसमें छड़ किसकी है? ग्रेफाइट की छड़ है। अब ग्रेफाइट की छड़ होने के बाद में ये क्या बनाएगी? ग्रेफाइट की छड़ है जो कैथोड बनाती है। ये छड़ क्या बनाती है? कैथोड बनाती है। अब कैथोड बनाने के बाद हम क्या लिखते हैं?
ग्रेफाइट की जो छड़ है, इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपरी भाग पे किसकी टोपी लगी हुई है? पीतल की टोपी लगी। तो इसमें लिख लो ऐसा कि ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर पीतल की टोपी लगी रहती है। ग्रेफाइट की छड़ के ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है। ये ऊपरी भाग किसकी टोपी लगी हुई है? पीतल की टोपी लगी रहती है। अब ये पीतल की टोपी आ गई। अब इस ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर किसका पेस्ट भरा हुआ है? MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट भरा होता है। तो आगे लिखो इसमें, तथा छड़ के चारों ओर, तथा छड़ के चारों ओर किसका भरा हुआ है? MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट भरा होता है। छड़ के चारों ओर MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट भरा होता है। अब ये पेस्ट भरा, इसके बाद में अब इस पेस्ट के जो ये पेस्ट, अब इसमें भी दो सतह हैं, एक ये सतह है, एक सतह। जो छड़ किसका कार्य कर रही है? अपचयन का कार्य कर रही है। भाई यहाँ पे आपने ये लिखा है कि जो ग्रेफाइट की छड़ है वे कैथोड के रूप में, तो कैथोड क्या करेगा? अपचयन करेगा। तो MnO2 प्लस CO, MnO2 प्लस जो कार्बन, ये भी किसके तरह कार्य करेगा? अपचयन की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे लिख देना भरा होता है जिसका अपचयन होता है। तो इसका भाई इसके कारण क्या होता है? अपचयन। तो क्या पेस्ट भरा होता है जिसका अपचयन होता है। अब इसका अपचयन हो रहा है तो बाह्य भाग में आपने क्या भरा? NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट भरा। और ये किसकी तरह कार्य कर रहा था? एनोड की तरह कार्य कर रहा था। इसका क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य के रूप में होने के कारण इसको हम ये कह सकते हैं विद्युत अपघट्य भरा होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि ऑक्सीकरण के माध्यम में, तो आपके पास में क्या है? इसमें जिंक का पात्र है धातु के रूप में। तो आगे आप लिखना इसमें जिसका अपचयन होता है, आगे लिखना तथा पात्र में NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट के रूप में विद्युत अपघट्य, पेस्ट के रूप में विद्युत अपघट्य भरा होता है। तो इस पात्र के रूप में आपने पेस्ट के रूप में क्या भर दिया? विद्युत अपघट्य भर दिया। तो ये तो होता है कंप्लीट आपके पास में सेल की क्रियाविधि के रूप बनावट इस प्रकार से ये पाई गई है ना। अब इसकी हम यदि रिएक्शन की बात करें कि ऑक्सीकरण के रूप में कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन के रूप में क्या कौन सी रिएक्शन होती है, आप यहां पे लिखना एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड पर ऑक्सीकरण। अब एनोड पर ऑक्सीकरण के लिए आपको सबसे पहले कौन सी धातु ली थी आपने? Zn धातु ली थी। Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यही होगा। अब किसके रूप में लिखना है आपको? कैथोड के रूप में। तो यहां पे लिख दो कैथोड का अपचयन। अब कैथोड का अपचयन है। अब कैथोड के रूप में आपने क्या क्या लिया था भाई? MnO2 प्लस कार्बन है, इस कार्बन के रूप में। अब यहाँ पे आपके पास में जो NH4Cl है इसका भी आप अपचयन करोगे क्योंकि इसी के माध्यम में। तो इसमें आप ये लिखना 2MnO2 प्लस NH4 प्लस। अब यहाँ पे आपके पास में क्या साथ में, और यदि आप इसमें NH4 प्लस लिखते हो, यदि इस NH4 को प्लस लिखते हो, यहाँ पे आपके पास में Mn+2 है, Mn+2 है, Mn 1 2 और यहाँ पे कितने 4। अब यहाँ पे आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होने के बाद में जो यौगिकीय रूप है उस यौगिकीय रूप को आप क्या लिख दोगे? MnO, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, MnO OH 2 और प्लस में क्या लिख देना आप?
NH3 2 6 यहाँ पे 2 लगा दो, है ना, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद में ये होने के बाद में आप इसको यदि 2 लिखो तो भाई फिर 2 तो इसको लिखना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। अब लिखो पूर्ण सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल रिएक्शन। अब पूर्ण सेल रिएक्शन में क्या लिखना है कि ये आपके पास में क्या था, Zn प्लस उधर क्या है 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इधर क्या है Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3। ये पूर्ण सेल रिएक्शन है। इस पूर्ण सेल रिएक्शन में जो इकाइयाँ बचे सेम आ रही है तो उनको कैंसिल आउट कर दो, और नहीं बचे तो उनको आप एक साथ कनेक्ट करके भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और इसी को हम किसकी संख्या देंगे, पूर्ण सेल रिएक्शन की संख्या दे देंगे। तो ये आपकी पूर्ण सेल रिएक्शन हो जाएगी। और यदि इसको अंतिम रूप में आप सरल करके लिखना चाहते हो वह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इतनी दूर लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूर्ण सेल रिएक्शन। लेकिन इस पूर्ण सेल रिएक्शन में आपको एक विशेष तौर से इसके नीचे नोट डाल के लिखना है, वे इकाई क्या लिखनी है उसके बारे में आपको ध्यान देना। कभी कभार आपको ये पूछा जा सकता है कि इस सेल का सेल विभव कितना होता है, तो आप नोट में लिखो, देखें इस सेल का सेल विभव, नोट में लिखना है, इस सेल का सेल विभव 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का सेल विभव 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। और एक स्टार डाल के लाइन लिखना ना, जो आपने पीछे पढ़ा था बेकोन सेल या प्रदूषण मुक्त सेल, उसके लिए लिख लो बेकोन सेल या प्रदूषण। देखो प्रदूषण मुक्त सेल की दक्षता 83.3% होती है, 83.3% होती है। यह पिछली बार जो नीट का पेपर हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन आया था कि ईंधन सेल की दक्षता कितनी होती है, तो उसकी कितनी होती है 83.3% क्या होती है, दक्षता पाई जाती है। तो ये हुआ आपका लेक्लान सेल पूरा। अब इसके बाद में बचा मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम देखेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक साथ साथ नोट्स बनाना, यदि किसी प्रकार को प्रॉब्लम हो तो पूछना। धन्यवाद।